यूएई ने बड़ा अनाउंसमेंट किया कि वो ओपेक से बाहर हो जाएगा। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वो सब देश हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और ये साथ में मिलकर ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल भी करते हैं। एक तरीके का कार्टेल आप बोल सकते हो। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडिंग रोल है वो सऊदी अरब का है। बस उसी चीज को लेके थोड़ा डिसएग्रीमेंट चल रहा था, क्योंकि ईरान वॉर का सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को हुआ है। 2200 से ज्यादा ईरानियन ड्रोन्स और 500 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स यूएई के शहरों में आके गिरी हैं, तो उनको नुकसान हुआ। यूएई चाहता था कि इस समय ऑयल प्रोडक्शन की सप्लाई को इंक्रीज करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, लेकिन सऊदी अरब इस चीज को लेकर रेडी नहीं था। तो मतलब दोनों की प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। प्लस यूएई चाहता था कि कतर, सऊदी और दूसरे गल्फ कंट्रीज साथ में मिलकर ईरान पर हमला करें, लेकिन बाकी कोई गल्फ नेशन इस स्टेप को लेके आगे बढ़ना नहीं चाहता था। गल्फ कंट्रीज की सोच ऐसी थी कि भाई अगर इस समय वो साथ में मिलके ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं तो वो अपनी पब्लिक को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां के सिटीजन ये सोचेंगे कि इनके रूलर्स ने, जिसमें प्राइमरीली मोनार्कीज है, राजशाही है, इजराइल का साथ दिया है एक मुस्लिम कंट्री ईरान के अगेंस्ट। तो ये सब राजा लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए यूएई का साथ देने को रेडी नहीं थे। यूएई को कहानी समझ में आ गई कि भाई अब तो हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज जो हैं वो डिफरेंट चल रही हैं। तो अगर आपकी पॉलिटिकल प्रायोरिटी डिफरेंट है तो इस केस में आप इकोनॉमिकली या किसी और इक्वेशन के साथ इन गल्फ नेशंस के साथ खड़े नहीं हो सकते हो। प्लस यूएई को प्रॉब्लम है पाकिस्तान से। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो मित्रता है वो पिछले कुछ समय में इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है। प्लस हमने देखा कि कैसे इस पूरी लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था, जिसमें वो ईरान और यूएस के बीच में टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहा है। अभी भी वो नाटक चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएई चाहता था कि ईरान को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, क्योंकि ईरान ने किस तरीके से गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमला किया। तो अगर ईरान को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया तो फ्यूचर के अंदर ईरान ऐसी हरकत दोबारा करेगा। लेकिन पाकिस्तान में एज अ मीडिएटर इस बात को लेके कोई चर्चा नहीं हो रही थी। ईरान को अकाउंटेबल बनाने की बात यहां पे दिखी ही नहीं, जीरो विजिबिलिटी। तो डिसएग्रीमेंट तो होना था। प्लस अगर इकोनॉमिक सेंस में समझें तो यूएई के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो हर रोज 5 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ओपेक में रहने के कारण उसका कोटा जो है वो 3.4 मिलियन बैरल तक ही लिमिटेड है। तो अब वो यहां से अलग होके अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर इस तेल को प्रोड्यूस करेगा और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। ऑलरेडी यूएई के पास भारत जैसी मार्केट है, दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। प्लस यूएई एक बात एक्सप्लोर करना चाहता है कि वो ट्रंप के साथ अपनी मित्रता को इंक्रीज करना चाहता है। पास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ओपेक के एग्जिस्टेंस और वर्किंग को लेके क्रिटिसिज्म किया था। तो अब यूएई अगर इससे बाहर होता है और फ्यूचर में मान लीजिए ये ओपेक का सिस्टम कोलैप्स ही कर जाता है, तो यूएई को बेनिफिट मिलेगा कि वो फर्स्ट मूवर होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप की बात पर अमल कर रहा है। तो हम होपफुल है कि चीजें ऐसी रहेंगी। भारत को तो बेनिफिट हो ही सकता है इस पूरी कहानी के अंदर, क्योंकि तेल के दाम अगर गिरेंगे तो हमें डेफिनेटली फायदा होगा, इन्फ्लेशन हमारा कम होगा। प्लस हम बायलेटरल इक्वेशन के साथ यूएई के साथ अपनी इक्वेशन आगे लेके जा सकते हैं। ऑयल सप्लाई इस तरीके का हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म में कोई एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि हमारा बायलेटरल ट्रेड यूएई के साथ काफ़ी है। और अगर आप इस चीज़ को फर्दर ऑयल एलिमेंट के साथ ऐड कर दें तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट, बहुत चीज़ें आगे जाएंगी। अब समझिए कि इस ओपेक को बनाया क्यों गया था और इसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं कि किस तरीके से ये वाकई इन अरब नेशंस की या कहें कि वेस्ट एशियन कंट्रीज की हेल्प करती है। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1960 के अंदर। बगदाद के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर 5 कंट्रीज इनिशियली एक साथ आते हैं। इन सभी कंट्रीज ने साथ में आके डिसाइड किया कि हम मेक श्योर करेंगे कि सभी देशों को ऑयल के दाम अच्छे मिले, क्योंकि उस समय होता क्या था कि वेस्टर्न ऑयल कंपनीज वो डिसाइड करती थी कि ऑयल का प्राइस क्या होगा। तो ये देश क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर्स थे तो प्राइस को कंट्रोल करना चाहते थे और साथ में सप्लाई को।
ओपेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितनी पावरफुल है इसका पता हमें लगा था 1973 के अंदर, जब यौम किपुर वॉर के दौरान ये सभी ओपेक कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि वो उन देशों को ऑयल नहीं देंगे जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरीके का ऑयल एम्बार्गो लगभग 1 साल तक रहा, जिस कारण से इंटरनेशनली ऑयल के प्राइसेस 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो गए थे। यूएस, यूके, कनाडा, जापान और दूसरे देश इस डेवलपमेंट से काफ़ी इम्पैक्ट हुए थे। आज की डेट में भी ये सभी देश मेक श्योर करते हैं कि ऑयल प्राइसेस क्रैश ना हो, क्योंकि अगर आप ओवर प्रोडक्शन करोगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस क्रैश हो जाएगी। और अगर सिचुएशन आती है कि ऑयल की शॉर्टेज होगी, तब ये सभी देश साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो हम ऑयल की सप्लाई को बढ़ाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में है तो काफ़ी इफेक्टिव। लेकिन अब यूएई ने इससे बाहर निकलने का फैसला लिया है। देखना ये होगा कि क्या अब ये अपने एग्जिस्टेंस को बचा पाती है, क्योंकि अगर दूसरे देश भी इसी रास्ते पे चलते हैं तो डेफिनेटली ये कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन इसका फायदा भारत को होगा, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की मान लीजिए सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस काफी नीचे आ जाएंगे।